Okay, chicos, moving towards question number 15. Peace of Mind Incorporation sells extended guarantees for durable consumer goods such as washing machines and refrigerators. वो गारंटीज़ को मतलब दे रहे हैं. When PMI sells an extended warranty, it receives cash upfront from the customer. उन्हें कैश मिलता है जब वो गारंटी देते हैं तो पहले वो कैश लेते हैं, बाद में वो सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे. But later PMI must cover any repair costs that arise. Okay. An analyst working for PMI is considering a warranty for a new line of big screen TVs. A consumer who purchases the 2-year warranty will pay PMI $200, जो कि कंज्यूमर पे करेगा. कंज्यूमर के लिए आउटफ्लो होगा और कंपनी के लिए वो इनफ्लो है कि पहले उनको कैश मिलेगा और बाद में ऑन एवरेज द रिपेयर कॉस्ट PMI मस्ट कवर विल एवरेज $106 फॉर ईच ऑफ द वारंटीज़ 2 years. यानी कि पहले PMI $200 ले लेंगे और फिर उसके बाद अगर कोई रिपेयर सर्विसेज हुई तो फिर उसके बदले में वो $106 हर साल पे करेंगे फॉर 2 years. If PMI has a cost of capital of 7%, should it offer this warranty for sale? अगर उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% है तो क्या उन्हें ये वारंटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, सवाल ये. अब पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करती हूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू को. इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है. प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. अब ये जो वाले हैं ना फ्यूचर वैल्यू, ये होते हैं कैश इनफ्लो और ये है कैश आउटफ्लो. मैंने ये दोबारा से इसलिए लिखा है ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है तो ये बता सकूँ कि बेसिकली हम कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो को माइनस कर रहे होते हैं. ये याद रखनी बात आपने. अब नॉर्मली क्वेश्चन जो थे ना IRR वाले, उसमें क्या होता है या कि आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी जाती है, यानी कि हमारा पहले ख़र्चा पहले होता है, आउटफ्लो पहले होता है और बाद में हम इनफ्लोज को देख रहे होते हैं. इस सवाल में कंपनी का इनफ्लो पहले है जो मिलेगा उसको और बाद में आउटफ्लो है, तो थोड़ा सा डिफरेंट आया है. लेकिन हमने फार्मूला ऑफ NPV सेम रखना है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. ठीक, तो मैंने लिखा हुआ कैश इनफ्लो है 200 है एंड 2 था तो मैंने 2 years लिखे और आउटफ्लो है ये. अब ज़ाहिर है हमें जब भी IRR निकालना होता है तो हम अपनी मर्ज़ी का रेट चूज़ करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के मुताबिक. क्वेश्चन में उसने एक रेट दिया हुआ है 7%, वो क्यों दिया हुआ है उसकी फिर बाद में आती हूँ. लेकिन पहले हमें जब भी IRR निकालना है तो आपने किसी भी रेट को फॉलो नहीं करना, आपने खुद से रेट चूज़ करने हैं रैंडमली एनी 2 rates. तो मैंने 5% से जब डिस्काउंट किया, ये डिस्काउंट फैक्टर्स मैंने टेबल से लिए तो ये फिगर्स आ गई प्रेजेंट वैल्यूज़. तो इनको ऐड अप किया तो 197.054. अच्छा, रिकॉल करूँ अगर मैं IRR को तो वही कहता है कि जी IRR वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जहाँ पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू बिकम्स इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट. यही पढ़ा है ना हमने. अब इनिशियली इनफ्लो था 200 का और वैसे अभी 197.054 यानी कि ये डिफरेंस आ रहा है अराउंड 3. वही मैंने लिया हुआ इनफ्लो, मैंने ये लिखा है यहाँ पर, मुझे क्या निकालनी है NPV. तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, यहाँ पर इनफ्लो 200 का था और आउटफ्लो ये है तो ये हो गया 2.946. अब ये बात है कि यहाँ पर जो ये फ़िगर है ये क्या हो रही है, ये फ़िगर कम है, मुझे ये फ़िगर ज़्यादा चाहिए. ठीक है, ज़्यादा कब होगी, जब यहाँ पर ये चीज़ें कम होंगी और ये कम कब होगी, जब आप डिस्काउंट रेट कम करेंगे. जितना डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगा उतनी वैल्यू छोटी हो जाती है, जितना डिस्काउंट रेट कम होगा उतनी वैल्यू बड़ी आती है. ठीक है, तो जब मैंने इसको ट्राई किया 2% से, क्योंकि मुझे इसको जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा करना है, मुझे 200 पे पहुँचना है ना जो हमारा टारगेट है, लेकिन ये कम है. तो जब बड़ा किया तो मैंने 2% डिस्काउंट किया तो ये वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी हो गई, यानी कि ये आगे है 205.746. तो कोई मसला नहीं है, हम तो ये कर रहे हैं इसके अंदर. अब ये जो एक आया है विद अ हायर डिस्काउंट रेट और ये है एक लोअर डिस्काउंट रेट, तो ये फिगर्स आ गई. अब NPV दोनों से निकाली हुई है, इससे NPV थी 2.946, इससे आ गई है -5.746. डिफरेंस लिया हुआ है 200 माइनस 205.746. ठीक हो गया. अब मैंने फार्मूला यूज़ किया है IRR का, जो कि आप लोगों को पता है, लोअर रेट प्लस NPV एट द लोअर रेट डिवाइडेड बाय NPV एट द लोअर रेट माइनस NPV एट द हायर रेट प्लस हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट. अब लोअर रेट यहाँ पे क्या था, 2 और 5 थे ना, तो 2 है छोटा, मैंने 2 लिखा, लोअर रेट है प्लस. अब इस लोअर रेट पे आपकी NPV नेगेटिव थी तो मैंने नेगेटिव साइन से ही लिखा है 5.746 डिवाइडेड बाय लोअर वही है 5.746 अगेन नेगेटिव में माइनस
अब NPV एट द हायर रेट क्या है, पॉजिटिव है, ये रही 2.946, तो वो लिख दिया। ठीक, यही माइनस में, यही माइनस में, मतलब माइनस 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 ऑब्वियसली हो जाएगा प्लस होगा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा। जब साइन नेगेटिव आएगा, ऊपर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन खुद ही आपस में कट जाएंगे। अच्छा, सिर्फ बता रही हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, अदरवाइज़ मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो जब मैंने इसको पूरा सॉल्व किया, जो कि ज़ाहिर है मैंने यहाँ नहीं किया, बट आपने डिटेल सॉल्व करना होता है, तो ये इसका आंसर आया जी 3.98, विच इज़ योर वारंटीज़ कॉस्ट। अब सवाल ये था कि क्या वो उसको सेल करें या ना करें, तो उस हिसाब में रेफ़र किया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी। तो अगर मैं, अब आती है बात कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों दिया, इसका रेफरेंस क्यों है। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप क्या रिटर्न रिक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट समवेयर, मैं कोई स्टॉक्स खरीदती हूँ, मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हूँ, तो मैं रिटर्न क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी को पे करना होता है वो, और अगर मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ तो मुझे वो रिसीव होगा। अब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है, ठीक है, 7% है। अब जो वारंटीज़ हैं उसकी कॉस्ट क्या है, 3.98, यानी कंपनी जब भी कहीं इन्वेस्ट करेगी तो 7% एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो, उनका रिक्वायर्ड रिटर्न है, उनके लिए रिसीवेबल है ये। और जो ये वारंटीज़ की कॉस्ट है, जो कि उन्हें ऑब्वियसली उनके लिए तो ख़र्चा है ना, ये पे कर रहे हैं वो है 3.98। मतलब जो पे करना है, जो रिटर्न पे कर रहे हैं वो कम है, जो रिटर्न आ रहा है वो ज़्यादा है। सो इन दैट सेंस कि ये इनके लिए थोड़ा सस्ता है, इनएक्सपेंसिव है, तो दे शुड सेल द वारंटीज़। ठीक, ये हमें सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिया हुआ रेट, हमने इसे कहीं क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करना इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। मैं एक बात यहाँ पर फिर ऐड कर दूँ, अगर ये क्वेश्चन होता रिगार्डिंग NPV तो मैं सिंपली इस रेट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेती, क्योंकि NPV में रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेंशन्ड होता है। क्वेश्चन में अगर IRR निकालना है तो आपने किसी रेट को नहीं चूज़ करना सवाल में से, क्योंकि आपने खुद रेट ही तो निकालना है। तो अगर रेट खुद निकालना है तो फिर आपने कोई इस तरह से चूज़ नहीं करना, वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिया हुआ होगा। राइट, अब मैं चलती हूँ टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 हुआ अभी, 16 पे। Ocean Pacific Restaurant is evaluating 2 mutually exclusive projects for expanding the restaurant's seating capacity. 2 mutually exclusive यानी कि दोनों replaceable हैं, कोई एक उसमें से आप चूज़ करेंगे। The relevant cash flows for the projects are shown in the following table. The firm's cost of capital is 4%. Again अब cost of capital दी जा रही है। अब initial investment ये है प्रोजेक्ट एक्स का, कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल मैटर पे सब करते हुए आ रहे हैं ना पहले, कि आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहले दी जाती है और बाद में आपको कैश इनफ्लोज दिए जाते हैं, तो ये सवाल उस तरह से ही है। प्रोजेक्ट एक्स और वाई दोनों की पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है एंड देन उनके इनफ्लोज मैंशन्ड है। ठीक, ऑप्शन ए है जी, कैलकुलेट द IRR टू द नियरेस्ट होल % फॉर ईच ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि हमें उसको राउंड कर लेना है, जो भी आपका IRR होगा तो वो आपको निकालना, आगे आप खुद निकालेंगे। ऑप्शन बी है जी, असेस द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ईच प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द IRRs फाउंड इन पार्ट ए। अब जो भी आपका IRR निकलता है, ऑब्वियसली हमें डिसीजन लेना है ना कि IRR की बेस पे कि हम इसे चूज़ करें कि ना करें। इन दैट केस डिसीजन कैसे होगा, अगेन यू हैव बीन गिवन अ रेट विच इज़ 4%। ये रेट क्या कहता है, द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी कहीं पर इन्वेस्टमेंट करती है तो कंपनी 4% रिटर्न जो है वो उनका मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है। तो अगर आपका IRR 4% से कम है किसी भी एक प्रोजेक्ट का, तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर IRR ज़्यादा है 4% से, तो यू शुड गो फॉर इट कि हाँ ये ज़्यादा है। ठीक, सी है विच प्रोजेक्ट ऑन दिस बेसिस इज़ प्रेफर्ड। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि दोनों का ही IRR 4% से ज़्यादा है, यानी कि आपको ज़्यादा रिटर्न ऑफर हो रहा है, इसका मतलब ये है IRR का आप 4% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको 5 या 6 मिल रहा है। अगर दोनों का ही ज़्यादा है तो जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा, जितना अच्छा रिटर्न मिलेगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, तो फिर आप उसे चूज़ करेंगे जिसका रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 मेरे सामने है। Kelvin and Vivian Wong have $33,000 to invest. On average, they do not make any investment that will not return at least 7% per year. वो किसी भी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं जहाँ पर रिटर्न 7% से कम हो, ये क्लियरली मेंशन्ड है, यानी कि दे आर एक्सपेक्टिंग रिटर्न मोर देन 7%।
They have been approached with a profitable investment opportunity that requires $33,000 upfront, यानी कि initial investment है, ये cost है, outflow है, and has a payout of 8,300 at the end of each of the next 5 years. यानी 5 साल तक आपको payout मिलेगा cash inflow की form में. Using the internal rate of return method and their requirements. Requirement क्या है? कम से कम requirement क्या है? 7% return चाहिए. Determine whether Kelvin and Vivian should undertake the investment. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे IRR, कोई से भी 2 रैंडम रेट ऑफ रिटर्न चूज़ करके. उसके बाद जब हमारा IRR आ जाएगा फिर हमने इवेल्यूएट करना है कि ये वेदर दे शुड गो फॉर इट और नॉट. अगर रिटर्न 7% से कम है तो उनको ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनका रिक्वायर्ड रिटर्न से रेट कम है, और अगर वो रेट ज़्यादा है तो येस दे शुड गो फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 18 मेरे सामने है. 18 का से हमने ए पार्ट करना है. ओक एंटरप्राइजेज एक्सेप्ट्स प्रोजेक्ट्स अर्निंग मोर देन द फर्म्स 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वो कौन से एक्सेप्ट करते हैं? जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, 15% से ज़्यादा. Oak is currently considering a 10-year project that provides annual cash inflows of $10,000 and requires an initial investment of $61,450. अब इनफ्लो है 10,000 है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 61,450. नोट ऑल अमाउंट्स आर आफ्टर टैक्सेस इज ओके. ऑप्शन ए टू डिटर्मिन द IRR ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल. पहले आप निकालोगे IRR, सेम मेथड से चूज़ करेंगे एनी 2 रेट्स और फिर आप उसकी मदद से IRR निकाल लोगे. जब हमने एक्सेप्टेंस की बात करनी है तो फिर हम कंपेयर करेंगे जो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% से ज़्यादा होगा रेट तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज़ नॉट. ठीक, इसका बी और सी पार्ट छोड़ दें. क्वेश्चन नंबर 19 पे चल रही हूँ. Gigantic Group has prepared the following estimates for a long-term expansion project. The initial investment is $248,250 and the project is expected to yield after-tax cash inflows of $65,000 per year for 5 years. It's very simple कि आपको पहले initial investment दी जा रही है और फिर आपको cash inflows दिए जा रहे हैं 5 साल के. The firm has an 8% cost of capital. और अब हमें आइडिया हो गया क्वेश्चंस को पढ़ के कि ये हमें कंपैरिजन के लिए दी जाती है. ऑप्शन ए डिटर्मिन द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट. अब जब भी आपको NPV निकालनी होती है तो ज़ाहिर हमें एक रिटर्न रेट चाहिए होता है. ठीक, हम उसी की मदद से उसको हम डिस्काउंट करते हैं उस रेट पर, उसी निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू और फिर हम डिफरेंस ले लेते हैं. तो जो रेट यहाँ मेंशन है ना 8%, हम उसकी मदद से डिस्काउंट करके इसको सॉल्व करेंगे NPV के लिए. डिटर्मिन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट. अब जब आपने IRR निकालना है तो फिर आपने इस 8% को भूल जाना, स्किप कर देना है. फिर आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी के कोई से भी 2 रेट्स चूज़ कर लेने हैं. ठीक. वुड यू रिकमेंड दैट द फर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट? एक्सप्लेन योर आंसर. ज़ाहिर है यहाँ पर 2 कंपैरिजन्स हैं. पहला क्या है NPV का, तो अगर NPV का आंसर ग्रेटर देन 0 है तो एक्सेप्टेबल होता है. और नंबर 2 है IRR. और IRR की बात करूँ तो अगर IRR का आंसर ज़्यादा है उनके स्टैंडर्ड 88% से तो एक्सेप्टेबल, अदरवाइज़ नॉट. तो अब आपने खुद इवेल्यूएट करना है कि आपके जो दोनों आंसर्स हैं वो क्या आते हैं और फिर आपने उसकी मदद से डिसीजन लेना है. अगर मैं कंपैरिजन की फॉर्म में आऊँ तो मतलब विच मेथड इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर डिसीजन मेकिंग, तो आई शुड से IRR इज़ मोस्टली यूज इन अ लार्ज कंपनीज़. और इसी की बेस पे जब डिसीजंस होते हैं तो वो जो टॉप प्रायोरिटी पे IRR को देखा जाता है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे सामने. Botany Bay Incorporation, a maker of casual clothing, is considering 4 projects. Because of past financial difficulties, the company has a high cost of capital at 15%. तो ठीक है. अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट मौजूद है चारों प्रोजेक्ट्स की A, B, C और D, और 3 साल के कैश इनफ्लोज रिस्पेक्टिवली मौजूद है हमारे सामने. ऑप्शन ए जी कैलकुलेट द NPV ऑफ ईच प्रोजेक्ट यूजिंग अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%. तो वेरी सिंपल, मैं ऑलरेडी इसमें बता चुकी हूँ कि जहाँ पर आपने NPV निकालनी है तो आपने गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मदद से NPV को निकालना होता है. और बी है जी रैंक एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट्स बाय NPV. जो आपने NPV निकाली होगी ना, 4 हैं, तो जिसकी NPV सबसे अच्छी होगी, वैल्यू से ज़्यादा होगी, वो 1, उससे कम 2, उससे कम 3 एंड देन 4. तो आपने ऐसे रैंकिंग कर देनी है. ऑप्शन सी है जी कैलकुलेट द IRR ऑफ ईच प्रोजेक्ट एंड यूज़ इट टू डिटर्मिन द हाईएस्ट
cost of capital at which all the projects would be acceptable. अब आपने IRR निकालनी है इन चारों प्रोजेक्ट्स की और फिर आपने उसकी मदद से बताना है एंड यूज़ इट, इसी को बताएं, इसी को यूज़ करते हुए बताएं क्या, हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट विच ऑल द प्रोजेक्ट्स वुड बी एक्सेप्टेबल, जहाँ पर चारों एक्सेप्टेबल हो जाएं आपके लिए। तो जब आप IRR का आंसर निकालेंगे तो उसकी मदद से आपको आइडिया होगा कि बेसिकली IRR क्या है और कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो फिर यू कैन डिसाइड कि किस कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे चारों एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना चारों के आंसर्स क्या हैं IRR के। चारों के आंसर्स निकालिए और फिर जो भी नियरेस्ट लोएस्ट कह लो कि रैंडम एक आंसर होगा, हम उसकी बेस पे कह सकते हैं कि हाँ जी कम से कम हमारी ये वाली एक रिक्वायर्ड लिमिट है। मैं फर्जी बता देती हूँ, जैसे आपका हमारी रिक्वायर्ड है 15% है, तो पता है हमें चाहिए ये। अब फॉर एग्जांपल चारों के आंसर 15% से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, 18, 19, 21 और 16। तो चूँकि यहाँ पर आंसर्स हमारी लिमिट को पूरा कर रहे हैं तो हमारे लिए कम से कम रिक्वायर्ड रेट क्या होगा 16%, जिस पे हम चारों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये बात सवाल में ये पूछना चाह रहा है आपसे। मैं फिर बता देती हूँ, मुझे नहीं पता इसके आंसर्स क्या है, मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ इस क्वेश्चन को। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने प्रैक्टिकल आंसर्स मौजूद होंगे, देन यू कैन डिसाइड कि क्या रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है जी, Nicholson Roofing Materials Incorporation is considering 2 mutually exclusive projects, each with an initial investment of $1,50,000. The company's board of directors has set a maximum 4-year payback requirement and has set its cost of capital 9%. दो बात बता दी आपको। पहली बात क्या बताई जा रही है कि पेबैक पीरियड रिक्वायरमेंट क्या है, मैक्सिमम 4 साल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड रिकॉल कर रही हूँ, जितना पेबैक पीरियड कम होता है उतना ही आपके लिए सूटेबल और फिजिबल होता है। ओके, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% रखी हुई है। द कैश इनफ्लोज एसोसिएटेड विद द 2 प्रोजेक्ट्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये सारे हैं 6 सालों का डेटा है, दोनों के कैश इनफ्लोज मौजूद हैं और आउटफ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट सवाल के ऊपर शुरू में दे दी थी उसने। ऑप्शन ए है जी, कैलकुलेट द पे बैक पीरियड फॉर ईच प्रोजेक्ट। पहले हम निकालेंगे पे बैक पीरियड, इसके तो यूनिफॉर्म कैश इनफ्लोज हैं तो आप सिंपली डिवाइड कर देंगे क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश इनफ्लोज को। इसके अनइवन है तो फिर हम खुद, जिससे मैंने सॉल्व करवाया था, आपको रैंडमली ऐड करके देखेंगे कि जी कहाँ तक जा रहा है। ऑप्शन बी है जी, कैलकुलेट द NPV ऑफ ईच प्रोजेक्ट एट 0%। अब आपको खुद कह रहा है कि जी इस रेट पर निकालो, तो 0% पे आपने NPV निकालनी है। सी है जी, कैलकुलेट द NPV फॉर ईच प्रोजेक्ट एट 9%, और 9% क्या है इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि आपने 2 NPVs निकालनी है दोनों प्रोजेक्ट्स की। पहली NPV होगी 0% पे, दूसरी होगी 9% पे। फिर है जी, डिराइव द IRR ऑफ ईच प्रोजेक्ट। फिर आपने उन दोनों के IRR भी निकाल लेने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में कैपिटल बजटिंग की ऑल टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं, पे बैक पीरियड, NPV और IRR। ई ऑप्शन है जी, रैंक द प्रोजेक्ट्स बाय ईच ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड। यानी कि अब आपने इसे लेट से आपने निकाला पे बैक पीरियड, रैंकिंग कर दें 1 और 2। फिर आपने निकाला NPV, रैंकिंग कर दें 1 और 2। फिर आपने निकाला IRR, रैंकिंग कर दें 1 और 2। मेक एंड जस्टिफाई रिकमेंडेशन, मतलब फिर आपने जस्टिफाई भी कर देना और एक रिकमेंडेशन भी देनी है कि जी कौन सा बेहतर है। तो ऑब्वियसली जिसकी रैंकिंग ज़्यादा अच्छी होगी वही रिकमेंडेड प्रोजेक्ट होता है हमारे सामने। ओह, अब वगैरह जी F में, गो बैक वन मोर टाइम एंड कैलकुलेट द NPV ऑफ ईच प्रोजेक्ट यूजिंग ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12%. डज द रैंकिंग ऑफ द 2 प्रोजेक्ट्स चेंज कंपेयर टू योर आंसर इन पार्ट E? वाई? अब कह रहे हैं दोबारा से NPV निकालो, किस पे, 12% पे, और अब क्या रैंकिंग आती है वो देखो, और क्या वो आपकी रैंकिंग अब डिफरेंट आती है इन दोनों से जो पहले आपने निकाली हुई हैं। तो अगर वो रैंकिंग डिफरेंट आती हैं तो फिर आपने इसे एक्सप्लेन करना वो रैंकिंग डिफरेंट क्यों आती है। ठीक है, ये सवाल है आपका। अच्छा, मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ। अभी जो आने वाले जो अगले क्वेश्चन हैं वो सिमिलर ही हैं, जहाँ पर आपसे वो मतलब ही कैन एक्सपेक्ट टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड IRR। मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पढ़े हैं सारे, हालांकि सारे सवाल आसान थे। मैं आई कुड हैव सेड टू यू कि जी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने 5-6 क्वेश्चन से 7 मुझे नहीं आइडिया मैंने पढ़े हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो क्या कुछ गिवन होता है, हमने से कैसे क्वेश्चन को स्टडी करना है या कैसे रीड आउट करना है, कैसे उसे इंटरप्रेट करना है। तो इट्स इनफ फॉर मी नाउ
लेकिन क्वेश्चंस आपने सारे करने हैं, मैं ये नहीं कह रही क्वेश्चन छोड़ देने हैं। 22 में भी आपसे वही पूछ रहे हैं, पे बैक पीरियड, NPV एंड IRR। तो ये जो क्वेश्चन जो सॉल्वेबल हैं वो सारे आप करेंगे। मैं देख के आपको बता देती हूँ कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आप इसको एंड कर लीजिएगा। और चूँकि अब नेक्स्ट कमिंग वीकेंड है तो आई नो कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और इस तरह से हो गए, लेकिन चूँकि 2-3 दिन का ऑफ है तो फिर आप उसके अंदर आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इसको टाइमली कर लीजिएगा।